हेलो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे आपसे 1858 के भारत सरकार अधिनियम के बारे में, जो भारत में संवैधानिक विकास, ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके पश्चात साम्राज्य के अधीन हुए। उसमें ये सबसे प्रमुख एक ऐसा अधिनियम था जिसने भारत में प्रशासनिक परिवर्तन कर दिया। 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम है, इसे एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। भारत के लिए एक ऐसा कानून जिससे भारत में एक अच्छा प्रशासन स्थापित होना था। तो एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की शुरुआत कैसे हुई, कब लागू किया गया और इसकी मुख्य धाराएं क्या थी, इस पर आज हम विशेष विस्तार से आपके साथ चर्चा करने चल रहे हैं। आइए चलते हैं। एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या 1858 का भारत सरकार अधिनियम, इसकी शुरुआत कैसे हुई, जरा पहले इसकी पृष्ठभूमि जान लें। 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम है, ये साम्राज्य के द्वारा 2 अगस्त 1858 को हस्ताक्षरित हुआ। इस अधिनियम के ऊपर साम्राज्य के हस्ताक्षर हो गए, लेकिन ये लागू किया गया नवंबर 1858 में। ओके, यह एक्ट स्वीकृत हो चुका था 2 अगस्त को और लागू किया गया नवंबर में। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। यह वो समय है जब भारत में विद्रोह, 1857 का जो विद्रोह था, वो विद्रोह पूरे भारत में बहुत व्यापक रूप से था और धीरे धीरे वो विद्रोह जो मई से प्रारंभ हुआ था, 10 मई से, वो समाप्ति की ओर जा रहा था। उस समय ये अधिनियम लागू किया गया। लेकिन अगर इसकी हम पृष्ठभूमि पढ़ें कि कैसे, किन हालात में ये अधिनियम बना, क्या 1858 में ही अधिनियम बना था या इससे पहले इसकी शुरुआत हो चुकी थी, उसको जरा ध्यान से देखेंगे। 1858 का जो अधिनियम लागू किया गया, इस अधिनियम में मुख्य जो बात थी वो थी कंपनी और जो ब्रिटिश सरकार की दोहरी सरकार थी उसको समाप्त करना। कंपनी के दोहरे शासन को समाप्त करके कंपनी के हाथ से सत्ता ब्रिटिश क्राउन के हाथों में देना। तो इस अधिनियम में जो मुख्य बात थी, सत्ता हस्तांतरण। सत्ता हस्तांतरण हुई ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से सत्ता किसके हाथ में चली गई? क्राउन के हाथों में। ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सत्ता आ गई। नवंबर 1858 में सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में आ गई। भारत का शासन ब्रिटिश सरकार के द्वारा चलाया जाने लगा। ओके, दोहरी सरकार समाप्त हो गई और इसकी शुरुआत केवल 1858 के एक्ट से नहीं, आपने मेरा पूर्व वीडियो देखा है, 1853 के चार्टर एक्ट में ही इस बात को अच्छी तरीके से ब्रिटिश संसद के द्वारा कह दिया गया था कि जो भारत का शासन है, भारतीय साम्राज्य और उसके राजस्व के ऊपर कंपनी को तब तक एक न्यास के रूप में अधिकार दिया गया था जब तक ब्रिटिश संसद चाहे। जब तक ब्रिटिश संसद चाहती तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत स्थित साम्राज्य को संचालित करना था, और जब संसद न चाहे तब इसके हाथ से सत्ता, कंपनी के हाथ से सत्ता को ब्रिटिश सरकार ले सकती थी। ये 1858 के चार्टर एक्ट की पहली धारा थी, जो मैं आपको पहले से बतला चुका हूँ। तो सत्ता हस्तांतरण जो हुआ 1858 में, ये अचानक कोई ऐसी बात नहीं थी। इसकी शुरुआत तो 1853 से ही हो चुकी थी। जो सत्ता हस्तांतरण 1858 में पूरी तरह हो गया। ओके, दूसरी बात,
ऐसी क्या आवश्यकता थी कि इसको 1858 में ही कंपनी के हाथों से सत्ता ली गई? 1857 की जो क्रांति है, इस क्रांति की वजह से ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई जब ब्रिटिश संसद में ये आवाज उठने लगी कि भारत का शासन एक ऐसी कंपनी के पास है जिसका कि ब्रिटिश संसद के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं है। किसी एक व्यापारिक कंपनी को राजनीतिक अधिकार दे देना ये उचित नहीं है। इसलिए इस मांग को बहुत बल मिला कि कंपनी के हाथ से सत्ता वापस ली जाए। और अब ऐसी हालात पैदा हो गए थे कि ब्रिटिश संसद ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में भारत का साम्राज्य नहीं रखना चाहती थी और इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से सत्ता लेकर के जो क्राउन थी उसके हाथों में सत्ता आ गई। क्राउन को केवल वास्तविक रूप से ही नहीं बल्कि वैधानिक रूप से भारत का शासन अपने हाथों में लेना पड़ा, क्योंकि हालात ऐसे थे। जो 1858 का भारत सरकार अधिनियम या एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट फॉर द इंडिया जो बना, ये अचानक नहीं हुआ। इसकी शुरुआत विद्रोह से भी नहीं हुई, इसकी शुरुआत तो पहले से हो गई थी। जरा उसको समझिएगा। ऐसा नहीं था कि 1858 की क्रांति की वजह से ही सत्ता का हस्तांतरण हुआ। जरा ध्यान दीजिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पामस्टन। लॉर्ड पामस्टन ने 2 फरवरी 1858 को ब्रिटिश संसद में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया और उस प्रस्ताव में कहा गया था कि सभी प्रशासनिक कार्यों के लिए मंत्रियों का उत्तरदायित्व होना आवश्यक है, लेकिन भारत स्थित जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है वो ऐसे लोगों के हाथों में है जो ब्रिटिश संसद के प्रति ना तो उत्तरदायी हैं और ना उनका भारत से ही कोई वास्ता है। तो इसलिए लॉर्ड पामस्टन ने एक विधेयक प्रस्तुत किया। वो चाहते थे कि भारत के शासन को कैसे उत्तम बनाया जाए, तो इसीलिए इसे एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट फॉर द इंडिया के नाम से जाना गया। तो ये प्रस्ताव लाया गया। इस प्रकार लॉर्ड पामस्टन ने एक तो विधेयक लाने के लिए जो आवश्यकता बतलाई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अनुत्तरदायी है, और दूसरा दोहरी सरकार की वजह से ये बहुत जटिल, बहुत ज़्यादा इसमें व्यय भी था, साथ ही साथ इसको उन्होंने प्रशासन के लिए भद्दा बताया। तो इन 2 आधार पर उन्होंने इस विधेयक को प्रस्तुत किया। अच्छा, विधेयक दूसरे सदन में पारित भी हो गया। विधेयक लेकिन जब तक कानून बनता तब तक लॉर्ड पामस्टन की सरकार गिर गई और नई सरकार आई जिसमें लॉर्ड डर्बी प्रधानमंत्री थे और उसके चांसलर ऑफ एक्सचेकर के रूप में थे मिस्टर डिजरेली। अब इन दोनों की सरकार स्थापित हो गई। इन्होंने भी इस विधेयक को प्रस्तुत किया और उस समय लॉर्ड पामस्टन विपक्षी की भूमिका में थे। ये विधेयक प्रस्तुत किया गया। लॉर्ड पामस्टन ने इस विधेयक की खिल्ली उड़ाई, लेकिन अंत में ये विधेयक पारित हो गया और 2 अगस्त 1858 को जो ब्रिटिश क्वीन थी उन्होंने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। रानी विक्टोरिया के हस्ताक्षर हो गए और इस प्रकार ये विधेयक पूर्णता को प्राप्त हो गया। ये विधेयक बन गया। तो विधेयक बनने की शुरुआत फरवरी में ही हो चुकी थी, क्रांति से पूर्व। क्रांति के बाद के जो हालात थे उन हालातों ने इसको और मुकम्मल कर दिया और इस प्रकार ये एक्ट नवंबर 1858 में भारत में लागू कर दिया गया। तो जो 2 मुख्य आधार बताए गए थे कि एक तो कंपनी अनुत्तरदायी है और इसका जो दोहरा प्रशासन है वो समाप्त होना चाहिए। तो इसलिए पहली जो धारा थी, जो भारत सरकार अधिनियम की धाराएं हैं, उसमें पहली धारा ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से
प्रशासन को ले लिया गया। प्रशासन का नियंत्रण अब क्राउन के हाथों में हो गया। दोहरी सरकार समाप्त हो गई। ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में भारत का शासन आ गया। दूसरा, अब भारत के शासन के लिए जो एक अधिकृत व्यक्ति बनाया गया, मुख्य भारत सचिव, जिसको कि अब भारत सचिव सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया के नाम से जाना गया। तो भारत सचिव सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया, भारत राज्य सचिव के नाम से उसको जाना गया। और इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद बनाई गई। इसका कार्यालय इंग्लैंड में ही होता था, जिसके 15 सदस्य होते थे। और इन 15 सदस्यों में से 8 सदस्य ये क्राउन के द्वारा, साम्राज्य के द्वारा नियुक्त किए जाते थे और 7 सदस्य इनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा नियुक्त होना था। 15 में से 7 सदस्य डायरेक्टर्स, 8 सदस्य क्राउन के हाथों नियुक्त होने थे। और इसके लिए एक शर्त और थी, ये सदस्य कम से कम 10 वर्ष भारत में रह चुके हों। 10 वर्ष भारत में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हों। इसका मतलब ये था कि वो भारत के बारे में अच्छी तरह से जानते हो, भारतीय प्रशासन के बारे में, भारत की व्यवस्था के बारे में, भारतीय सामाजिक स्थिति के बारे में उनको ज्ञान हो। तो कम से कम 10 वर्ष तक उन्होंने भारत में सेवा दी हो। ऐसे लोगों की नियुक्ति इन 15 सदस्यों के रूप में होनी थी। जो ये परिषद थी वो एक प्रकार से परामर्शदाता थे। और ये परामर्श किसको देती? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को। वास्तविक शक्ति सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया में ही थी। वो सारे कानून बनाता था और उस कानून को भारत में लागू करने का काम जो करता था उसे वाइसराय कहा जाने लगा। तो जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल को अब वाइसराय कहा जाने लगा, क्योंकि ये एक प्रकार से क्वीन का प्रतिनिधि था। तो भारत का शासन ये संचालित करता था। नियम बनाने का काम भारत सचिव और उनकी परिषद करती थी। तो अब गवर्नर जनरल को वाइसराय के नाम से जाना जाने लगा। ये एक बड़ा परिवर्तन आ गया। चूंकि भारत सचिव विधि निर्माण के लिए जिम्मेदार था, उसकी 15 सदस्यीय जो समिति होती थी इस काम में सहयोग देती थी। तो भारत सचिव सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया ब्रिटिश संसद का एक उत्तरदायी सदस्य था। उसे ब्रिटिश संसद में जवाब देना होता था और इसीलिए उसको कहा गया कि वह प्रतिवर्ष ब्रिटिश संसद के समक्ष भारत सरकार की आय और व्यय का जितना राजस्व इकट्ठा होता है उसका संपूर्ण विवरण ब्रिटिश संसद के सामने प्रस्तुत करेगा। तो चौथी बात, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया होता था, भारत राज्य सचिव, उसे ब्रिटिश संसद के सामने, ब्रिटिश संसद के समक्ष भारत के राजस्व का जो कलेक्शन होता था और जो व्यय होता था उसका संपूर्ण विवरण प्रस्तुत करना होता था। और इसके साथ साथ भारत के नैतिक और भौतिक विकास की रिपोर्ट भी उसे प्रस्तुत करनी होती थी। ओके, मैंने आपको बताया था 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो प्रशासनिक पद थे उनके ऊपर नियुक्तियां खुली प्रतियोगिता के द्वारा होने लगी थी। 1858 के भारत सरकार अधिनियम में व्यवस्था की गई कि जो कन्वेंटेड सिविल सेवाएं हैं इस पर नियुक्ति तो खुली प्रतियोगिता द्वारा होगी और इस खुली प्रतियोगिता की जो नियम है
वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया और सिविल सेवा कमिश्नर ये दोनों मिलकर के बनाएंगे। तो जो सिविल सेवा से संबंधित नियम थे जिनके आधार पर कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज की नियुक्ति होनी थी, उसके नियम सिविल सेवा कमिश्नर और भारत राज्य सचिव इन दोनों को मिलकर के बनाना था। कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज के लिए नियम अब कौन बनाता? सिविल सेवा कमिश्नर और भारत राज्य सचिव। तो ये बड़े मेजर परिवर्तन थे। मैं यहाँ इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो कोवेनेंटेड सिविल सेवा थी, ऐसी सेवाएं जिसमें वेतन 500 पाउंड प्रतिवर्ष से अधिक होता था, उनको कोवेनेंटेड सिविल सेवा में रखा गया था और इन पदों पर अंग्रेजों की ही नियुक्ति होती थी। शुरू में इन पर नियुक्ति प्रतियोगिता के द्वारा नहीं होती थी, ये मनोनीत किए जाते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों के द्वारा। 1853 के चार्टर के द्वारा इन पर नियुक्ति प्रतियोगिता के द्वारा होने लगी, खुली प्रतियोगिता होने लगी थी, कोई भेदभाव उसमें था नहीं। ऐसी प्रतियोगिता परीक्षाओं के द्वारा नियुक्ति 1853 से चालू हो गई। लेकिन आगे चल करके राज्य सचिव को ये अधिकार दे दिया गया कि वो सिविल सेवा कमिश्नर के साथ मिल करके इस पर कानून बनाए और ये नियमों को बनाने का अधिकार इन दोनों व्यक्तियों का ही था। इस अधिनियम के द्वारा जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था, वो एक प्रकार से कारपोरेट बॉडी बन गया। उसके ऊपर अगर कोई दावा दायर करना था तो वो दावा इंग्लैंड या भारत में दायर हो सकता था। तो इस तरह ये मुख्य रूप से कारपोरेट बॉडी के रूप में उभर करके आया। तो मित्रों, इस तरह ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया, प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। वास्तव में ये नियंत्रण 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही प्रारंभ हो चुका था। 1784 में नियंत्रण और बढ़ा, आगे चल करके 1793, 1813, 1833, 1853 में एक प्रकार से नियंत्रण ब्रिटिश सरकार का बढ़ता ही चला गया और यह एक प्रकार से औपचारिकता ही थी जो 1858 में ब्रिटिश साम्राज्य ने शासन अपने हाथों में ले लिया। इसकी शुरुआत तो 1853 में ही हो चुकी थी। यहाँ तक कि 1813 और 1813 का अगर आप चार्टर देखें तो उसमें भी ये बात कही गई थी कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी अब कोई नए प्रदेश जीतती है तो उसके ऊपर क्राउन का अधिकार होगा। 1853 में उसको और स्पष्ट कर दिया गया कि भारत स्थित जो समस्त प्रशासन है और जो राजस्व है वो तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में रहने वाला था जब तक संसद चाहे। 1858 में उस औपचारिकता को समाप्त कर दिया गया और पूरी तरह से प्रशासन ब्रिटिश हाथों में आ गया। इसीलिए रैमजे म्योर ने कहा है कि वास्तव में कंपनी एक राजनीतिक सत्ता के रूप में तो बहुत पहले ही मर चुकी थी, केवल उसकी खाल को जीवित सा मान करके संभाला गया था। एक प्रकार से कंपनी की शक्तियों को धीरे धीरे कम किया जाता रहा, जो 1858 में पूरा हो गया। तो मित्रों, ये था 1858 का भारत सरकार अधिनियम। इसके द्वारा कौन से परिवर्तन हुए, इस एक्ट को बनाने की पृष्ठभूमि क्या थी, उन समस्त बिंदुओं पर मैंने आपके साथ विस्तार से चर्चा किया। आपको वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे। चैनल को लाइक था, सब्सक्राइब भी करते रहेंगे। थैंक्स।